मेरी पड़ोसन बाल विधवा है, मानो वह जाड़े की ओस, भीगी पतझड़ी हर सिंगार हो। सुहागरात की फूलों की सेज के लिए नहीं, वह केवल देव पूजा के लिए समर्पित थी। मैं उसकी पूजा मन ही मन किया करता था। उसके प्रति मेरा मनोभाव कैसा था, उसे मैं पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य सुबोध शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता था। दूसरों के सामने कभी नहीं, अपने प्रति भी नहीं। नवीन माधव मेरा बहुत ही घनिष्ठ एवं प्रिय मित्र है, उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इस प्रकार मैंने अपने अंतरंग में जिस आवेश को छुपाकर साफ सुथरा बना रखा था, उसके लिए भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव भी करता था। बड़े आश्चर्य का विषय तो यह है कि ठीक इसी समय हमारे मित्र नवीन माधव को अचानक बड़े ही प्रबल वेग से कविता लिखने का शौक बढ़ने लगा, मानो अचानक भूचाल आ गया हो। उस बेचारे पर ऐसी दैवी विपत्ति पहले कभी न आई थी। इस कारण वह इस नई नवेली हलचल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसे मेरी शरण लेनी पड़ी। कविता के विषय में नए नहीं थे, लेकिन पुराने भी नहीं थे, यानी उन्हें बिल्कुल नवीन भी कहा जा सकता है और काफ़ी पुरातन भी। प्रेम की कविताएं थी, प्रियतमा के उद्देश्य में। मैंने उन्हें एक धक्का लगाते हुए पूछा, आखिर कौन है, बताओ भी। नवीन ने हंसकर कहा, अब भी उनका पता नहीं लगा पाया हूँ। नए लेखक को सहयोग देने में मुझे बड़ा संतोष मिला। नवीन की काल्पनिक प्रियतमा के प्रति मैंने अपने रुके आवेग का प्रयोग किया। अनाड़ी की रचनाओं को मैंने ऐसे जोश खरोश से संबोधित करने लगा कि वे करीब करीब 15 आने मेरी ही रचनाएं बन गई। नवीन आश्चर्य से कहता, ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता था, पर कह नहीं पाता था। लेकिन तुम में यह सब भाव कहाँ से आ जाते हैं? मैं भी कवि की तरह जवाब देता, कल्पना से। नवीन गंभीर चेहरा लिए कुछ देर सोचता, फिर कहता, देख बता रहा हूँ, बात कुछ ऐसी ही है। ठीक कहते हो। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद फिर, ठीक ही कहते हो, सही बात है। पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे प्रेम में एक प्रकार का कातर संकोच है, इसलिए मैं अपनी बात कुछ भी लिख नहीं सका। नवीन को पर्दे की तरह बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुंह खोल सकी। रचनाएं मानो रस से पूर्ण हो ताप से फटने लगी। नवीन बोला, यह तो तुम्हारी ही रचना है, इसे तुम्हारे ही नाम से प्रकाशित करें? मैंने कहा, भाई तुमने भी खूब कहा, मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। धीरे धीरे नवीन भी ऐसा ही समझने लगा। मैं कभी कभी अपने बगल के मकान की खिड़की की ओर देखा करता था। इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, कभी कभी भक्त का वह बेचैनी से देखना सार्थक भी हो जाता। उस कर्म योग में डूबी ब्रह्मचारिणी की सौम्य मुख श्री से शांत शीतल ज्योति झिलमिलाकर क्षण भर के लिए मेरे मन के भीतर की सारी बेचैनी दूर कर देती। किंतु उस दिन सहसा मैंने यह क्या देखा, मेरे चंद्रलोक में क्या अभी ज्वालामुखी जाग रहा है? वहाँ की सुनसान समाधि में डूबी पहाड़ी गुफा सा सारा अग्निदाह क्या अभी तक पूरी तरह नहीं बुझा? उस दिन बैसाख के दोपहर को पूर्व दिशा में बादल घिर रहे थे। उस घिरी आंधी बादलों तेज चमक में मेरी पड़ोसन खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उस दिन उसकी शून्य डूबी काली आंखों में मैंने दूर तक फैली एक कसक देखी, तो मेरे उस चंद्रलोक में अब भी ताप है। वहाँ भी गर्म सांसों की हवा बहती। वह देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। उस दिन उस आंधी के प्रकाश में उसकी दोनों आँखों की तेज झटपटाहट उतावलेपन पंछी की तरह उड़ी चली जा रही थी, स्वर्ग की ओर नहीं, मानव हृदय के घोंसले की ओर। उत्सुक आकांक्षा से चमकती उस दृष्टि को देखने के बाद मेरे लिए अपने बेचैन मन को काबू करना मुश्किल हो गया। तब मैंने यह निश्चय कर लिया कि बंगाल में भी विधवा विवाह प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी चेष्टा का प्रयोग करूंगा। नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा, चिर वैधव्य में एक पवित्र शांति है। एकादशी की धुंधली चांदनी से प्रकाशित समाधि भूमि की तरह उसमें एक महान सौंदर्य है। क्या वह विवाह की संभावना मात्र से नष्ट नहीं हो जाएगा? मैंने गुस्से में आकर कहा, सुनो नवीन, कलाकार कहते हैं कि खंडहर का भी एक सौंदर्य होता है, उस पर घर की मरम्मत जरूरी है। वैधव्य के बारे में दूर बैठकर तुम चाहे कितनी कविताएं लिखना चाहो, किंतु यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें आकांक्षाओं से भरा एक मानव हृदय अपनी विचित्र वेदना के साथ वास करता है। लगभग हफ्ते भर के बाद नवीन ने आकर कहा,
तुम अगर मदद करो तो मैं खुद विधवा विवाह करने को तैयार हूँ। मेरी समझ में एक बात आ गई कि उसकी प्रतिमा काल्पनिक नहीं। कुछ अरसे से वह एक विधवा नारी को दूर से प्यार कर रहा था, पर किसी से उसने प्रकट नहीं किया। ये कविताएं व्यर्थ नहीं गई। बिना मेल मुलाकात के ही हृदय आकर्षित करने का यह उपाय मेरे मित्र ने ढूंढ निकाला था। नवीन का ख्याल था कि यह विधवा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। मासिक पत्रिका बिना मूल्य विधवा के भाई के मांग पर भिजवा देता था। कई बहानों के जरिए विधवा के भाई से नवीन ने मित्रता कर ली। अंत में भाई सख्त बीमार पड़ा तो इस सिलसिले में बहन के साथ उसकी भेंट कैसे हुई। हाल में ही मुझसे बहस में हार कर नवीन ने उस विधवा से मिलकर विवाह का प्रस्ताव किया। पहले पहल उसने किसी प्रकार स्वीकृति न मिली। तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का प्रयोग कर और उनके साथ अपनी आंखों के 2-4 बूंद आंसू मिलाकर उसे संपूर्ण रूप से हरा दिया। अब उसके अभिभावक यानी कि फूफा कुछ रुपया चाहते। मैंने कहा अभी लो। नवीन बोला, इसके अलावा एक बात और है। शादी के बाद पिताजी 5-6 महीने तक ज़रूर खर्चा देना बंद कर देंगे और तब तुम्हें हम दोनों का खर्चा निभाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। मैंने मुंह से कुछ न कहकर एक चेक काट दिया और कहा, अब उसका नाम बताओ। मेरे साथ जब तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो परिचय देने में तुम्हें किस बात का डर। मैं तुम्हें छूकर सौगंध खाता हूँ, उसका नाम अपनी कविताओं में नहीं लिखूंगा। नवीन ने कहा, अरे इसके लिए मुझे कोई डर नहीं। विधवा विवाह की लाश से वह गड़ी जा रही, इसलिए उसने तुम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा करने को बार बार मना कर दिया। पर अब छिपाना बेकार है। वह तुम्हारी ही पड़ोसिन है, 19 नंबर में रहती है। अगर मेरा हृदय पिंड लोहे वायलर होता तो उसी क्षण भग से फट जाता। मैंने पूछा, विधवा विवाह से उसे कोई एतराज नहीं? नवीन ने हंसकर कहा, फिलहाल तो कोई नहीं। मैंने पूछा, सिर्फ कविताएं पढ़कर ही वह मुग्ध हो गई? नवीन ने कहा, क्यों? मेरी वे कविताएं कुछ बुरी तो थी नहीं? मैंने मन ही मन कहा, धिक्कार है। धिक्कार किसे? उसे या मुझे या विधाता को, लेकिन धिक्कार है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।